कश्मीर में जब जिहाद की शुरुआत हुई थी तो कश्मीर की मस्जिदों से, सड़कों से नारा क्या था? ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आज़ादी का मतलब अल जिहाद, अल जिहाद। तो कौन सा महात्मा गांधी? ए कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, कौन सा महात्मा गांधी? ए कश्मीर पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन सा महात्मा गांधी? जिस आदमी ने उस एयरफोर्स ऑफिसर्स का कत्ल करके उन लाशों के आसपास नाच किया था, और ये हिंदुस्तान के लोग उसको यासीन मलिक को राजा बना रहे थे। और जहां पे भी जाता हूं, जहां पे भी हम जाते रहे ना, इवन मीडिया वाले कन्वेंशंस के अंदर उसको बुलाते थे, ऐसे रिसीव करते थे जैसे तो किसी राष्ट्र का हेड है, ऐसे करते थे। हिंदुस्तान के फिल्म स्टार्स, एकेडमिशियन उसके साथ मंच पे बैठे होते थे, और हम लोग वहां तब प्रोटेस्ट करते थे, और हम लोग को वहां से उन सेमिनार हॉल में धक्के मार के निकाल दिया जाता था बाहर। सर, आतंकवादी यासिर मलिक को लेकर जो कोर्ट का फैसला आया, उसको लेकर हमारे देश में और पड़ोसी पाकिस्तान में मातम का माहौल है। कल पत्थरबाजी भी हुई। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती सामने आई, वो कह रहे हैं कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन्होंने तो हथियार टाल ही दिए थे। अब ये जो मॉडर्न गांधी है, उसको जो फासिस्ट सरकार सज़ा दे रही है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, कश्मीर में माहौल नहीं बदलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसका उत्तर देना चाहता हूं, जो आपने बोला कि महबूबा मुफ्ती और कई लोग बोल रहे हैं कि उसने तो हथियार डाल दिए थे, ये भी क्लेम करता। बताना चाहता हूं, ये हथियार नहीं डाले गए थे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, पहले तो उसका नाम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इसलिए रखा गया था आईएसआई ने, पाकिस्तान के आईएसआई ने, जब उन्होंने कश्मीर जिहाद की शुरुआत की थी कश्मीर के अंदर, इसलिए ताकि हिंदुस्तान के जो लेफ्ट लिबरल सेक्युलर लोगों का इनको समर्थन मिले, इसलिए अंग्रेजी का नाम रखा, जबकि वो वहाँ पे जिहाद की शुरुआत की थी उन्होंने। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि उसने हथियार छोड़ दिया, हथियार नहीं छोड़े थे। हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो जितने भी वहाँ पे जिहादी थे उनको लगभग ख़त्म कर दिया था, और जो लोग बचे थे उनको हिजबुल मुजाहिदीन ने ख़त्म किया था। क्योंकि आईएसआई की ये एक स्कीम होती है, जिस जहादी ग्रुप या जहादी का काम पूरा हो जाए तो उसको ख़त्म कर दो, उससे ज़्यादा खतरनाक ग्रुप फिर उसको लॉन्च करते हैं। तो हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जहादियों को ख़त्म किया था, जिसमें लगभग कोई बचे ही नहीं थे। या तो उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिया, नहीं तो वो मार दिए गए। और ये एक वाहिद जहादी बच गया था जिसको मैं माइसुमा वॉरलॉर्ड, जैसे अफगानिस्तान में वॉरलॉर्ड होते हैं ना को इलाके के, ट्राइब्स के, वैसा था ये। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने इसको, हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी ने इसको एक पॉलिटिकल मेकओवर दिया। अब जैसे जहाँ तक बात आती है कि उसको पाकिस्तान के अंदर मातम हो रहा है या कश्मीर के अंदर मातम हो रहा है, हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, कश्मीर जहाद सिर्फ कश्मीर के बारे में बात नहीं है। कश्मीर जहाद उसी 1000 साल पहले जो गजवाए हिंद की लड़ाई शुरू की थी मोहम्मद बिन कासिम ने, जब उसने सिंध पे कब्जा किया था, ये उसी की कंटिन्यूटी है। हिंदुओं का नरसंहार 1000 साल पहले शुरू हुआ था। दुनिया में जो लोग नरसंहार के ऊपर शोध करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला नरसंहार हिंदुओं का नरसंहार है, जिसका हिंदू भी ध्यान नहीं लेते, संज्ञान नहीं लेते। इसीलिए कश्मीर में कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता तो हिंदुस्तान लोग चुप थे। और पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिखों का नरसंहार पिछले 70 साल से हो रहा है। 25% थे पाकिस्तान के अंदर, नेहरू एंड कांग्रेस ने उन जहादी पाकिस्तानियों के हवाले करके छोड़ दिया था वहां पे। आज की तारीख में 2% रह गए हैं। हर दिन 10 साल, 12 साल, 11 साल की लड़की, हिंदू लड़की को उठा के ले जाते हैं, दूसरे दिन मुल्ला के सामने लाते हैं, बोलते हैं मुसलमान बन गई है। और हमारे यहाँ पे जून तक नहीं रहती हिंदुओं के दिल के ऊपर। तो इसलिए ये मानना कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत है जो ये यासीन मलिक, क्योंकि ये कश्मीर जहाद की लड़ाई कश्मीर तक सीमित नहीं है, उनको दिल्ली के लाल किले पे नजर है, बार बार बताता रहा हूं मैं। और जो पाकिस्तान बना था 1947 में, 2 नेशन थ्योरी के आधार पे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, जब 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे पाकिस्तान बनाया था, वो उस गजवाए हिंद की लड़ाई की बहुत बड़ी जीत थी, जो हिंदुस्तान का इस्लाम के नाम पे बंटवारा हुआ। अब उनको लग रहा था कि कश्मीर एक लटकता हुआ फल है, फला इसको टारगेट करते हैं, और हम उसके बाद इनकी दिल्ली तक नजर जानी थी। लेकिन ये जो जेकेएलएफ के बारे में जो बड़ा प्रचार हुआ दिल्ली के अंदर, मुझे मालूम है, हम लोग जिस ऑडिटोरियम में आप जाओ दिल्ली के, वहां पे यासीन मलिक बैठा होता था। हिंदुस्तान के नामी जाने बहुत पॉपुलर प्रचलित जज, प्रोफेसर्स, वो उसको यासीन बेटा करके बात करते थे।
और हम लोग जो प्रदर्शन करते थे पुलिस उठा के हमको ले जाती थी। ये हालत थी हिंदुस्तान के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट्स को लेक्चर देता था ये यासीन मलिक, जामिया मिलिया इस्लामिया में इसने लेक्चर दिया हुआ। और जहां ये जो लेक्चर क्या होते थे, भारत विरोधी लेक्चर होते थे, भारतीय सेना के खिलाफ होते थे। हमने कई बार यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया, भाई ये राष्ट्र विरोधी है, क्यों करते हो? वहाँ पे स्टूडेंट से उनका दिमाग सोच समझ पूरी नहीं होती, उनके दिमाग खराब हो जाएगा, क्यों उनसे करवा रहे हो आप, भाषण सुनवा रहे हो उनका। लेकिन इनकी इतनी चलती व्यवस्था, जो आप हमेशा सुनते रहते ना, क्या सरकार कोई भी रहे व्यवस्था हमारी चलेगी, वो व्यवस्था चल रही थी हिंदुस्तान के अंदर कि इस आदमी को इन्होंने गांधी बना दिया। गांधी के नाम पे पता नहीं कैसी ये मानसिकता होती है, जिसके हाथ हिंदुस्तान के 4 एयरफोर्स ऑफिसर के कत्ल के साथ जुड़े हुए हों, और जिस आदमी ने उस एयरफोर्स ऑफिसर्स का कत्ल करके उन लाशों के आसपास नाच किया था, और ये हिंदुस्तान के लोग उसको यासीन मलिक को राजा बना रहे थे। और जहां पे भी जाता हूं, जहां पे भी हम जाते रहे ना, इवन मीडिया वाले कन्वेंशंस के अंदर उसको बुलाते थे, ऐसे रिसीव करते थे जैसे तो किसी राष्ट्र का हेड है, ये ऐसे करते थे। हिंदुस्तान के फिल्म स्टार्स, एकेडमिशियन उसके साथ मंच पे बैठे होते थे, और हम लोग वहां तब प्रोटेस्ट करते थे, और हम लोग को वहां से उन सेमिनार हॉल में धक्के मार के निकाल दिया जाता था बाहर। लेकिन आज ये जो हुआ है, ये यासीन मलिक की सज़ा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये सज़ा अंग्रेजी में वो बोलते हैं टू लिटिल टू लेट, बहुत कम और इतनी देर के बाद। इससे कश्मीरी हिंदू का नरसंहार की तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता। ये तो एक बात है। दूसरी बात, जब आप इसको आप सजा देते हैं, चाहे कितनी भी सजा दी, ये उस मानसिकता के पर प्रहार है, इस्लामिस्ट मानसिकता के प्रहार है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक शक्तियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सिर उठा रही हैं। वो इस वजह से क्योंकि कश्मीर के अंदर कश्मीरी जिहादियों के ऊपर आज तक भारत की सरकार ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो रेपिस्ट, मर्डरर, मास मर्डरर्स, उनको जिला यासीन मलिक जैसे लोग, वो हिंदुस्तान के नेता बनने वाले थे। हिंदुस्तान के लोगों ने उसको नेता बना दिया, पॉलिटिकल मेकओवर किया था। टेलीविजन चैनल्स पे इसको बोलते थे यासीन साहिब। ये हालत हो गई थी। अब उनको पहली बार पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर बदलाव आया। और ये मैं बार बार बता रहा हूं, ये 2014 वाला हिंदुस्तान नहीं है, 1990 वाला हिंदुस्तान नहीं है, 1947 वाला हिंदुस्तान नहीं है, 1940 और 1920 वाला हिंदुस्तान नहीं है। ये 2019 के बाद वाला हिंदुस्तान है। यहां पे सनातनी सोच चला रही है इस देश को। तो इनको ये प्रहार जो है ना, इसीलिए आग लगी हुई है। जो कश्मीर के अंदर जो लगी हुई है, आग लगी हुई है, मातम छा गया, जैसे उनके घर का आदमी है ये जो महबूबा मुफ्ती, इसकी बहन को उठा के ले गए थे ये लोग, है ना। वो भी ये माना जाता है कि वो एक साजिश थी। हम तो बार बार बोलते हैं, जब सरकार से मांग करते हैं कि कश्मीरी हिंदू के नरसंहार के ऊपर ट्राइब्यूनल बिठाइए, उससे पहले आपको औपचारिक तौर पर मानना पड़ेगा कि ये नरसंहार था। ट्राइब्यूनल बिठाओगे तो इनकी तहकीकात तो होगी जिन्होंने रेप और मर्डर किए थे। उनकी भी तहकीकात होगी जो 19 जनवरी 1990 की रात को श्रीनगर में सरकार चला रहे थे। जैसे वो कायर बुज़दिल फारूक अब्दुल्ला भाग गया था, उस रात को भाग गया था सरकार छोड़ के, और हम हिंदुओं को वहां पे जहादी JKLF जहादियों के AK-47 राइफल लेके गलियों में ढूंढ रहे थे हिंदुओं को, वो उनके हवाले छोड़ के गया था। और तब जो हमारा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, हिंदुस्तान का पहला मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद, अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए उसने खतरनाक दरिंदे जहादियों को छोड़ दिया। लेकिन जहां तक कश्मीरी हिंदुओं के बचाव की बात आई थी, उनकी सुरक्षा के बाद लकवाक लग गया था उसको। तो हम ये मांग करते हैं, उस ट्राइब्यूनल पे, नरसंहार का जो ट्राइब्यूनल बैठेगा, इन दोनों की भी तहकीकात होनी चाहिए। इनका उस वक्त क्या रोल था, JKLF के साथ इनका क्या रिश्ता था। क्योंकि JKLF, जैसे मैं बोलता हूं, ये पहला जहादी ग्रुप था कंटेम्प्रेरी सेंस में जिसने कश्मीर जहाद की शुरुआत की थी। मगर ये जो चीज़ें हो रही हैं सर, कोर्ट ने भी कह दिया, सब ने कह दिया, मगर पाकिस्तान और हमारे देश में कुछ बैठे हुए लोग, जैसे आपने महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया, पाकिस्तान कहीं ना कहीं साबित करने में लगा हुआ कि ये फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। और हमारे देश में भी लेफ्ट लिबरल गैंग लगा हुआ है कि ये मॉडर्न युग के गांधी थे, और इस मानवता के योद्धा को ये फाशिस्ट सरकार दबाने की कोशिश करी है, और इससे कश्मीर का हल नहीं निकले। देखिए, ऐसा है, ये जो यहाँ के जो लिबरल, लेफ्ट लिबरल है, वो जब महात्मा गांधी को कोट करते हैं तो महात्मा गांधी की वो बेइज्जती करते हैं जब उसका कंपैरिजन इस जहादी के साथ करते हैं। दूसरी बात, कश्मीर में जब जहाद की शुरुआत हुई थी तो कश्मीर की मस्जिदों से, सड़कों से नारा क्या था? ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आज़ादी का मतलब अल जहाद, अल जहाद। तो कौन सा महात्मा गांधी? ए कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, कौन सा महात्मा गांधी? ए कश्मीर, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन सा महात्मा गांधी?
मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान की मजबूरी क्या है। पाकिस्तान, चूंकि मैंने बोला वो हिंदुस्तानी थे 1947 तक, 14 अगस्त 1947 से गद्दारी की थी मातृभूमि के साथ, पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे। तब से आज तक अगर पाकिस्तान जिंदा है सिर्फ इस्लाम के नाम पे, वो अपने लोगों को वर्गलाते हैं इस्लाम के नाम पे, और कश्मीर उसके लिए बहुत बड़ा एक हिस्सा बनता है जब इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान को इकट्ठे करने की कोशिश करी है। आजकल के जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, लगभग गृह युद्ध के हालात हैं वहां पे। आज रात को जो वहां पे है, आज शायद वहां पे ऑफिशियली औपचारिक तौर पे मान्यता दे जाए कि वहां पे गृह युद्ध शुरू हो रहा है। अगर पाकिस्तान के टूटने की कगार पे है पाकिस्तान, अगर उनको अपना बचना होगा, मैं समझता हूं मेरे सुरक्षा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी इसका विचार कर रहे होंगे। मुझे हैरानगी नहीं होगी आप देखोगे कि बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया, क्योंकि एक ही तरीका है कि पाकिस्तान को बचाने का, जो अब टूटता जा रहा है, धंसता जा रहा है, लेकिन एक ही तरीका उनको बचाने का है, ताकि वो इस्लाम के नाम पे, कश्मीर के नाम पे वो लोग मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, जो सक्सेसफुल नहीं होगा। पाकिस्तान आज नहीं तो कल टूटने वाला है। जहां तक इस आदमी की बात है, आपको याद होगा वो भारत पाकिस्तान मैत्री के लिए एक बस चलाई गई थी। ये आदमी उस बस के अंदर जब गया पाकिस्तान के अंदर, खिड़की से हाथ निकालता, लाइव टेलीविजन, हिंदुस्तान के जो ये जो लेफ्ट लिबरल टेलीविजन चैनल जो इसको साहिब बोलते थे, खास कैमरा रखा हुआ था इसके ऊपर। उनको समझ नहीं इसने क्या कर दिया। उसने हाथ निकाल के बताया, अरे ये वो जगह है जहां पे हमको ट्रेनिंग की जाती थी पाकिस्तान के अंदर, और वो जगह है शेख रशीद, जो पाकिस्तान का हर मंत्रालय, हर मिनिस्ट्री में, वो हर सरकार के अंदर वो मंत्री होता है। अभी इमरान खान की सरकार में भी वो गृह मंत्री था वहां पे। शेख रशीद जो कहता था वो 200 ग्राम के मैंने एटम बम बना के रखे हुए पाकिस्तान ने, ऐसे फेंकेंगे हिंदुस्तान के मंदिरों में घंटियां नहीं बजेगी। उसके फार्म हाउस में इसकी ट्रेनिंग हुई थी। और ये जब पाकिस्तान में जाता है, वहां पे हाफिज सईद के साथ बैठता है, हिंदुस्तान के खिलाफ वहां पे प्रदर्शन करता है। कौन सा गांधी? तो ये गांधी, वही गांधी ये सोचते हैं जिसको महात्मा गांधी को याद है आपको, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, कश्मीर के अंदर स्टेटमेंट दिया था वो 47 के बारे में, कि मुझे यहाँ पे आशा की किरण दिखाई देती। वो मोहनदास करमचंद गांधी, वो तो एपोलॉजिस्ट है इस्लामिस्टों के। उन्होंने तब वो बोला हिंदू कश्मीर के अंदर उनको आशा की किरण दिखाई दे रही है, जब पूरा जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है, वहां पे एक हिंदू एक सिख नहीं बचा था, कत्लेआम हुआ था उनका, और महात्मा जी को वहां पे दिखाई दी थी वहां पे आशा की किरण। वही मोहनदास करमचंद गांधी जिनको 1920 में जो मोपला का कत्लेआम हुआ था, हिंदू का नरसंहार हुआ था, तब उन्हें मुंह बंद कर लिया था। एनी बेसेंट, उन्होंने डांट के फटकार लगाई थी मोहनदास करमचंद गांधी को, तुमको दिख नहीं रहा है, गर्भवती महिलाओं के बच्चे निकाल के काट रहे हैं बाहर, तुमको दिख नहीं रहा कि वहां पे क्या हो रहा है। तो मोहनदास करमचंद गांधी 1946 में भी चुप थे, जब नोखाली में जिन्ना के रजाकार जो उनके जो नेशनल गार्ड से हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे कलकत्ता में। कलकत्ता की सड़कों पे हफ्तों तक हिंदुओं की लाशों को गिद्ध खा रहे थे, और मोहनदास करमचंद गांधी चुप। और ये हाल 47 में हुआ, हिंदुओं की लाशों में पाकिस्तान बना, और ये कह रहे थे कि मैं मौन व्रत रख, ये सत्याग्रह पे बैठूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा, मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान भी बना, और उसके बाद वो क्या करने वाले थे, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए हिंदुस्तान की बीच में छाती के ऊपर काट के एक सड़क बना रहे थे। तो ये एक तो ये तो मेरी मान्यता है, हम मानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा नहीं थे, एक पॉलिटिशियन थे, और जो इस्लामिस्टों का, मुसलमानों का समर्थन करते थे, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट हो, खिलाफत मूवमेंट के नाम पे उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एकत्रित किया, जो बाद में जिन्ना ने हाईजैक किया और 47 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। तो ये गांधी के साथ कंपैरिजन जो ये कर रहे हैं, वो इस हिसाब से करें कि महात्मा गांधी जो है शांति प्रिय थे वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये महात्मा गांधी तो बिल्कुल नहीं था उस हिसाब से। महात्मा गांधी मुसलमानों का समर्थन करते थे, ये सही बात है, लेकिन महात्मा गांधी ने हथियार नहीं उठाए थे। महात्मा, ये लोग तो हथियारों के, आपको क्या बताऊं, सरला भट्ट एक नर्स थी मेडिकल इंस्टीट्यूट में, वहां पे उसको उन्होंने सामूहिक बलात्कार करके कत्ल किया। उसके शरीर के ऊपर सिगरेट से, जलते हुए सिगरेट से JKL पूरे शरीर के ऊपर लग दिया, और उसका शरीर जो है, उसका डेड बॉडी सड़क के ऊपर फेंक दी। ये लोग जाहिल लोग हैं, ये लोग जाहिल लोग हैं, या इनको तो तहकीकात में ये भी पता लगना चाहिए इसका क्या, जैसे मैंने बताया अब्दुल्लास का क्या रोल है उनके साथ, एसोसिएशन का क्या है, मुफ्तीज का क्या है, क्योंकि इनका भी इसके साथ वही रिश्ता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो उनका रिश्ता पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो स्टूज है पाकिस्तान का, पाकिस्तान वाले तो बोलते हैं हमारा, उनको दामाद है, उन्होंने अपनी बेटी दी है उसको। तो ये कहना कि ये पाकिस्तान परस्ती का है, वो तो साबूत है, तो खुद बोलता है कि मैंने पाकिस्तान के अंदर किस कैंप के अंदर ट्रेनिंग की, और जवान कश्मीर के आम गरीब मुसलमानों के बच्चों के कान में जहर ओल दिया उन्होंने जिहाद का,
और ये हम भुगत रहे, ये बार बार बता रहा हूँ, ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है। 20 साल 25 साल पहले तो खत्म हो गया था जम्मू कश्मीर लिबरेशन पर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो बीज डाला जिहाद का वहाँ पे, उसके जो चल रहा है आज तक हिंदू का नरसंहार चल रहा है, अभी भी राष्ट्रभक्त मुसलमानों को वहाँ पे मारा जा रहा है। तो ये इसकी वजह से, इसके और इसके जैसे और लोग जिन्होंने जिहाद की जो है वहाँ पे कंटेम्प्रेरी सेंस में कश्मीर में जिहाद की शुरुआत की पाकिस्तान के नाम पे। ये सारी चीज़ें होती रही, सब चीज़ पुरानी सरकारों को ये चीज़ें पता भी थी, मगर आज से आप पहले देखिए, 2014 से पहले आप तस्वीरें देखिए तो आतंकवादी भी नहीं बोला जाता था, यूथ लीडर। जिस तरीके से तस्वीरें मनमोहन सिंह के साथ दिखी और जिस तरीके से लोग पेश आते थे, और ये कहा जाता था कि अगर कश्मीर में विकास चाहिए और अगर कश्मीर के मुद्दे को हल करना है तो इसका एक ही इलाज है, यासीन मलिक, यूथ लीडर यासीन मलिक। और पीओके में किस तरीके से स्वागत हुआ था सबने देखा है, तस्वीरें टीवी पे थी। तो क्यों उस समय सरकारी और उस समय की जो सरकारी संस्थान थी यूथ लीडर बनाने की कोशिश करी थी यासीन मलिक को, एक आतंकवादी? देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत अरसे तक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, पार्टियों को छोड़ दीजिए, सब पार्टियों की एक ही कि हिंदुस्तान को कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पाकिस्तान के सामने झुकना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर हर ऑडिटोरियम में, जब मैं बता रहा हूँ सेमिनार्स होते थे, उसमें ये चर्चा नहीं होती थी कि हिंदुस्तान को झुकना चाहिए कि नहीं झुकना चाहिए। उस पर ये तो मान के चलते थे कि हिंदुस्तान को झुकना ही है। चर्चा और विमर्श इस बात पे होता था कि हिंदुस्तान को कितना झुकाया जा सकता है, जहाँ पे ये जहादी भी बैठा होता था और जहादी भी बैठे होते थे, बहुत बार तो पाकिस्तानी भी वो बैठे होते थे, हिंदुस्तान के मंच पे बैठ के हिंदुस्तान को बोलते थे कि तुमको झुकना पड़ेगा। लेकिन ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स करती रही हैं, बहुत सारी सरकारें करती हैं। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने भी वही ट्रेडिशन कायम रखने की कोशिश की जब वो पाकिस्तान गए थे उसके यहाँ पे शादी पे शामिल होने के लिए, ठीक है। लेकिन ये 2019 के बाद का नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये 5 अगस्त 2019 की बाद की जो है, जो सनातन सोच, जो व्यवस्था जो हिंदुस्तान को चला रही, यहाँ पे एक समझौता नहीं होगा ये। और इसीलिए उनको आग भी लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो है जितना ये हिंदुओं के ऊपर यहाँ पे प्रोपेगेंडा होता है, जो दुनिया भर में इमरान खान चाहे वो प्रोपेगेंडा, इमरान खान जब यूएनओ में जाता है तो कहाँ से प्रोपेगेंडा का मसाला लेके जाता है? वो हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों को कोट करता है, राहुल गांधी को कोट करता है, जो उसने वहाँ पे वो पत्र दिया था यूनाइटेड नेशन में। तो हिंदुस्तान के जो ये हारे हुए टूटे हुए जो ये सेकुलरवादी पॉलिटिशियंस हैं, उनको मालूम है वो नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते, ठीक है। तो ये प्रोपेगेंडा करके हिंदुस्तान के हिंदुओं से नफरत करके, नरेंद्र मोदी से नफरत करते, वो इस मुकाम पे पहुंचे कि वो हिंदुस्तान से नफरत करने लगे। पाकिस्तान को तो मौका मिलता है, वो तो करेगा ही करेगा। हर जगह पे हिंदुओं का वहाँ पे बदनाम किया जाता है, भारत को बदनाम किया जाता है वहाँ पे। तो ये उनकी पाकिस्तान की तो फ्रस्ट्रेशन है, पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लामवाद सिर उठा रहा है, ये खतरे की घंटी है, इसको आपको मानना पड़ेगा। देखिए, छोटा सा बच्चा अभी केरल के अंदर पीएफआई की जगह क्या नारे लगा रहा था, वो कितनी नफरत भरी है, हिंदुओं को बोल रहा है कि अपने अंतिम संस्कार का जो सामग्री है वो इकट्ठा करके रखो। उस बच्चे के अंदर इसको बताया, तो ये बच्चा जब बड़ा होगा तो यासीन मलिक से भी बदतर जहादी बनेगा। ये उसामा बिन लैदेन हिंदुस्तान के अंदर बन रहे हैं यहाँ पे। और ये मत भूलिएगा, केरला की वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आज से कई बरस पहले केरला के जहादी कश्मीर के अंदर भारतीय सुरक्षा कर्मियों के साथ लड़ते लड़ते मारे गए थे जहाद के नाम पे। और उसके बाद आपको बताना चाहूँगा, केरला के ऊपर बहुत बड़ा वहाँ पे उसके ऊपर उसकी तहकीकात हुई थी, केरला कश्मीर रिक्रूटमेंट कॉन्स्पिरेसी केस, और लोग जो उसके साथ इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया गया था। और ये भी मत बोलिए, ISIS में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो हिंदुस्तान से वो ये केरल से हुई है। तो इसलिए अगर आप को ये जो गजवाए हिंद की लड़ाई रोकनी है तो कश्मीर जहाद रोकना पड़ेगा, कश्मीरी जहादियों को सजा देनी पड़ेगी। क्योंकि आज तक हमने, जैसे यासीन मलिक जैसे सब लोगों को आपके द्वारा बताना चाहता हूं, हुर्रियत का दफ्तर दिल्ली के अंदर जानते हैं किसने इनॉग्रेट किया था? वो 1-2 बरस के बाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना था। ये इतनी पहुंच थी इनकी, ये यहाँ तक घुस के, जैसे बार बार बताया जाता, सरकार किसी की वो व्यवस्था इनकी चलती थी, वहाँ पे यहाँ तक पहुँच गए थे। और जो सरगना था हुर्रियत का, सैयद गिलानी ना, हमें तो खेद है कि वो कुदरती मौत मरा।
और हमें ये भी लग रहा है कि इस आदमी को ये हिंदुस्तान के एक्सचेकर के नाम पे ये खाना खाएगा और ये भी कुदरती मौत मरेगा। उनको तो जेल में सड़ सड़ के मरना चाहिए, उनको फांसी के ऊपर फंदे के ऊपर चढ़ना चाहिए। तो उन लोगों को भी वो सैयद जो कश्मीर के जो हुर्रियत वाले थे, हर मंच के ऊपर जिनाब करके उनको एड्रेस किया जाता था। तो ये व्यवस्था तोड़नी पड़ेगी अगर हिंदुस्तान को बचना है, सनातनी समाज को बचना है, तो कश्मीर जिहाद को रोकना पड़ेगा, कश्मीरी जिहादियों को फांसी के फंदे तक पहुंचना पड़ेगा। और इस यासीन मलिक को मुझे विश्वास है, मुझे जुडिशरी पे विश्वास है कि एक न एक दिन वो संज्ञान लेगी जो हिंदुओं के साथ हुआ, नरसंहार हुआ। अब को बताना चाहता हूं, अभी वो जो बुचर ऑफ कश्मीरी हिंदू जिसको बोलते हैं बिटा कराटे, फारूक अहमद डार, बहुत न्यूज़ में आ गया, एक दो दिन बड़ी चर्चाएं हुई, उसकी जी ट्रायल शुरू हो गया। आपको मालूम है उसके बाद 2 ट्रायल्स हुई है, अबेंडन की गई, क्योंकि जो उस परिवार का जो काउंसिल है, जो विक्टिम का परिवार है, वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंचता है, वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको सुरक्षा नहीं दे रही है, वो एयरपोर्ट से वापस आता है। ये हालत है। तो जब हम बोलते हैं ना 370 और 35 से, मुझे बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलना पड़ता है, भैया 70 साल बीमारी पुरानी है, एकदम खत्म नहीं होगी। 370 और 35 से हटाने आपने 5 अगस्त 2019 को वो इस्लामो फैशिस्टिक मानसिकता, वो व्यवस्था जो कश्मीर में पिछले 70 साल से फल फूल रही थी, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। कश्मीर जहां तो मिलिट्री प्रॉब्लम है, आए दिन अभी जो हो रहा करे ये टारगेटेड किलिंग है, ये तो हाइब्रिड वॉर है। अभी जहाज जो है हाइब्रिड वॉर बन चुका है, क्योंकि सुरक्षा का नेटवर्क ग्रिड बड़ा सख्त है। जहां पे उनको ब्रीच मिलेगा, एक हत्या करेंगे, इस प्रकार से हत्या करेंगे कि हजारों के दिमाग में दहशत होगी। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के लड़के लड़कियां हैं, 12 दिन से जब से राहुल भट्ट का कत्ल हुआ, कैसे कत्ल हुआ, वो नौकरी कर रहा है, दफ्तर के अंदर है, मुसलमान बैठे हुए हैं, चुन के कश्मीरी हिंदू को जाके गोली मार देते हैं, और वहां के लोग चुप, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये जहादी वहां पे जंगलों में नहीं रहते, पहाड़ों पे नहीं रहते, वो आसपास मोहल्ले में, गांव में, पड़ोस में रहते हैं। वो भाग के आते नहीं है मारने के लिए, ना भागते हैं मारने के बाद, आराम से आते हैं, घुस के राहुल भट्ट को मारते हैं। उससे पहले वो प्रिंसिपल मिसेस सुविंदर कौर को मारा था, वो महेश जी को मारा था, वो प्री टीचर थे। मुसलमानों को अलग किया, आईडी कार्ड देके स्कूल के अंदर घुसते हैं। मुसलमानों को अलग किया, हिंदू और सिख 2 थे, उनको बाहर कर दिया, मार दिया उनको। और फिर वो चलते चलते आराम के साथ अंदर आए स्कूल के अंदर, वो चलते चलते बाहर आराम से निकले, एक घर से निकले थे, दूसरे घर में घुस गए। तो वहां का जो समाज है, वहां सिविल सोसाइटी नहीं है, वहां का जो समाज है बिल्कुल इस्लामीकरण हो चुका है उस समाज का। हर घर के अंदर जहादी है वहां पे। अभी ये अमरीन का कल कत्ल हुआ है, क्या दोष था? वो दोष उसका था कि वो गायक कलाकार थी। और आज मुझे बड़ा खेद से देख रहा हूं मैं, कश्मीर की हालत क्या हो गई है। एक लड़की मेरे साथ डिबेट के ऊपर थी, यंग लड़की, कहती हाँ देखिए हमारे कुरान में तो लिखा हुआ है कि कश्मीर की मुसलमान लड़की, क्योंकि हमारे कुरान में तो लिखा गाना बजाना बंद है, कि गलत हुआ, लेकिन गाना बजाना बंद किया। ये है कश्मीर तालिबानाइज हुआ है। तब आपको याद होगा जैसे तालिबान ने कब्जा कर लिया काबुल के अंदर, वहाँ का जो एक गायक, बहुत ही हास्य कलाकार था, अरशद महमूद शायद नाम था, पहला कत्ल उन्होंने उस कलाकार का किया, मार दिया उसको। और पूरी जो वहाँ की कला संस्कृति का जो भी वहाँ पे ये जो चलन था एकदम बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने उस हास्य कलाकार का जो पॉपुलर कलाकार था उसको कत्ल कर दिया जिहादियों ने, तालिबानों ने। कश्मीर के अंदर तालिबानाइजेशन भी वो तो तब से हुई, 1990 से शुरू हुई। वहाँ पे ना कश्मीर के अंदर इतने सिनेमा हॉल हुआ करते थे, आज की तारीख में सब बंद है। आज की तारीख में वहाँ बार नहीं है ओपन। और आज ये लड़की की जो इसको कत्ल किया है, ये वही तालिबानी सोच जिसको महबूबा मुफ्ती ने वेलकम किया था जब तालिबान अफगानिस्तान में आए थे, और ये फारूक अब्दुल्ला भी ने भी उनको वेलकम किया था। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो उनको फ्रीडम फाइटर बोला था। ये है तालिबानी सोच, और इस तालिबानी सोच से हिंदुस्तान को बचना है, सनातन को बचना है, तो कश्मीर में जहादियों की कमर तोड़नी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी।